कहानी में हम आगे देखते हैं। 20 दिसंबर को सर्दी बहुत अधिक हो गई थी। गाड़ी को स्टेशन से वापस लाने की समस्या थी, इसलिए रिक्शे से जाना पड़ा। इसलिए ठंडी हवा के झोंके शरीर में चुभ रहे थे। शोभन ने कहा, कलकत्ते में इतनी सर्दी नहीं होगी। स्टेशन पर भयानक भीड़ थी। अगर रिजर्वेशन ना होता तो जाना कठिन हो जाता। सोचती हूँ कि 6 रोज पहले कैसा मन था और आज कैसा हो गया था। आज वह सब कुछ कैसे मैं भूल ही गई थी। यात्रा का उत्साह मन में पुलक बनकर समा गया था। शोभन रास्ते में कहने लगे कि इस बार लौटते में शांति निकेतन और जगन्नाथपुरी जाएंगे। वैसे कलकत्ते में भी घूमने की जगह काफ़ी है। हावड़ा स्टेशन अजीब ही जगह है। वह स्टेशन कम लगता है, अस्तबल ज़्यादा। पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आसपास से घोड़ों को हिन हिनाने और खुर पटकने की आवाज़ें आएंगी। ऐसे स्टेशन पर एक संतोष होते हैं प्रियजन। शोभन आतुरता के साथ उठे और दरवाजे पर जा खड़े हुए। एक क्षण के लिए वे भूल गए कि उसी द्वार से दूसरे मुसाफिरों को उतरना था। जल्दी जल्दी उन्होंने आसपास दृष्टि दौड़ाई और सहसा एक ओर से भागती आती मीनल उन्हें दिखाई दे गई। नितांत अनौपचारिक उस छोटी सी भेंट के तुरंत बाद मीनल को याद आया कि वहाँ कोई और भी है। वह झपटकर गले से लिपट गई। टैक्सी में शोभन ने जैसे क्षमा याचना करते हुए मीनल से कहा, मैंने वचन दे रखा है मीनल, इसलिए बुरा मत मानना। किताबों के अनुबंध होने हैं, उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम 3 होंगे और इस बार तो हम दूर दूर तक घूमने चलेंगे। मीनल निरुत्साहित हो गई। फिर भी उसने कहा, ठीक है शोभनदा, लेकिन 3 दिन से अधिक नहीं। मीनल साथ साथ उस गेस्ट हाउस तक गई जहां हमारे ठहरने का इंतजाम भारत पब्लिशर की ओर से किया गया था। वहां रहने की एक छोटी सी सुविधा की परख स्वयं करने के बाद मीनल ने कहा, मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दोगे शोभनदा? टैक्सी स्टैंड तक क्यों कुंतल, तुम थोड़ा आराम करो, मैं मीनल को घर छोड़कर आया, शोभन ने कहा। मैं सफर से थकी हुई थी, इसलिए लगा कि यह ठीक ही है। शोभन और मीनल दोनों चले गए। वह दिन पूरा थकावट को उतारते भी था। हम लोग कहीं नहीं जा सके, काम भी कुछ नहीं हो सका। नाश्ता करने के बाद भी हम लोग सो गए थे और जागे तो मालूम हुआ दोपहर ढल रही थी। गेस्ट हाउस के नौकर ने बताया कि भारत पब्लिशर के निदेशक रतन लाल ले आए थे। नौकर ने कहा भी कि वह हमें जगा दे, लेकिन रतन लाल जी ने मना कर दिया कि अभी सोने दो, मैं फिर आ जाऊंगा। शोभन ने थोड़ा सा लज्जित होते हुए नौकर से पूछा, कब आने को कह गए थे? साहब ये तो नहीं बोले। शोभन ने पूछा, तुम उनके पास जा सकते हो? साहब हमको भूल गए हैं कि आपके लिए उठते ही नाश्ता दो। ठीक है, नाश्ता तैयार है। शोभन ने पूछा, फिर सहसा बोले, अच्छा अभी ठहर जाओ, ऐसा करो जरा सा रतन लाल जी के पास चले जाओ, उनसे कहना कि मैंने याद किया है। नाश्ता उनके साथ ही करूँगा, उनसे भी कह देना। नौकर बड़े अदब से झुककर चला गया। रतन लाल जी को आने में देर नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वे हमारे जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेहद हंसमुख, शालीन, विनम्र लेकिन तेज। देखने में वे किसी व्यावसायिक संस्था के निदेशक कम बुद्धिजीवी अधिक लगते थे। सफ़ेद खादी के कपड़ों में उनका व्यक्तित्व काफ़ी गरिमामय लगता था। मध्ययुगीन साहित्य की उन्हें अच्छी जानकारी थी। यह बातचीत के दौरान पता लगा। चाय पीते पीते उन्हें सूफी कवि जायसी से लेकर नाथ संप्रदाय के कवियों तक के बारे में जाने कितनी बातें बताई। मध्ययुगीन साहित्य और समाज के इतिहास के बारे में शोभन भी कम नहीं जानते थे। एक आध बार तो अनुमान लगानी कठिन हो जाता था कि दोनों में से कौन किसको प्रभावित कर रहा है। चाय समाप्त हुई और मुझे आश्चर्य हुआ कि सारा समय साहित्य के इतिहास की चर्चा में समाप्त हो गया। यह तो बहुत बाद में पता लगा कि रतन लाल जी साधारण व्यवसायी नहीं थे। व्यवसाय में जल्दबाजी शायद उनके लाभांश को बढ़ाने में बाधक होती है, यह उन्हें पता था। पुस्तकों के अनुबंध दूसरे रोज संपन्न हो गए। उन पांडुलिपियों के अतिरिक्त रतन लाल जी ने उनसे यह भी अनुबंध किया था कि अगले सेट के लिए वे नए लेखकों की कृतियां संपादित करके देंगे। रतनलाल जी का संपर्क केवल इतने ही व्यवसाय संबंध में सीमित नहीं था। दूसरे दिन रात को अपने घर पर डिनर करने के समय उन्होंने पूछा, शोभन जी, कुंतल जी पहली बार यहाँ आई है? जी हाँ, अभी तो यह महानगरी भी इन्हें दिखानी है। रतनलाल जी अतिशय विनम्र से बोले, आप अगर इसे अन्यथा ना ले तो कल मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस पहुँचा दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप जानते हैं यह माया नगरी है।
रतनलाल जी की गाड़ी आ जाने के कारण सच में बहुत बड़ी सुविधा हो गई। सुविधा मुझे भी हुई और मीनल को भी, और संभवतः सबसे अधिक सुविधा हुई शोभन को। 3 दिन के लिए हमने मीनल से मोहलत ली थी, लेकिन 2 दिन बाद ही यह समूचा दिन हमें मीनल के साथ साथ ही मिल गया। सारे दिन हम लोग उत्साह में भरे जाने कहाँ से कहाँ घूमने गए, और फिर शाम को रतनलाल जी के लाख कहने के बावजूद हम लोग मीनल के छोटे से 1.5 कमरे वाले फ्लैट में आ गए। शोभन ने खाने का इंतजाम मीनल को नहीं करने दिया। बोले, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है मीनल, और फिर मैं लड़कियों को जानता हूँ, खाने का थोड़ा सा इंतजाम करने लगेंगी तो दुनिया भर का झंझट मोल लेंगी। कुंतल भी मानेगी नहीं, और तबीयत तुम दोनों की ठीक नहीं है, इसलिए चलो खाना बाहर ही खाएंगे। जगमगाती हुई सड़कों को पार करते हुए हम जिस रेस्तरां में पहुंचे, उसे बाहर और अंदर से खूब सजाया गया था। पहले हम समझ न सके कि यह अतिरिक्त सजावट कैसी है। रेस्तरां के अंदर चमकीले रंगीन कागज की कितनी ही लतरें लटका रखी गई थी, और उनमें रंगीन गुब्बारे गूंथे हुए थे। हल्के संगीत और धुंधली रोशनी में शोभन ने देखा, बर्फ जैसे उजले अक्षरों में रेस्तरां की पिछली दीवार पर लिखा था, हैप्पी क्रिसमस। ओहो मीनल, मैं तो एकदम भूल गया, आज 24 तारीख है ना, कल से तो तुम्हारी छुट्टी होगी। शोभन ने उत्साह से ललक कर कहा। मीनल ने जैसे अनजान बनकर कहा, हाँ है तो, फिर क्या, हमारी भी छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी। सहसा मुझे भी याद आ गया, अरे हाँ शोभन, कल तो तुम्हारा बर्थडे है। सच, मीनल के चेहरे उत्साह झलक पड़ा। खाना खाते खाते हम तीनों ने बैठकर योजना बनाई कि कल शोभन का बर्थडे हम कुछ खास तरीके से मनाएंगे। यह तय हुआ कि वह कल सुबह ही ट्रेन ले ली जाए और भुवनेश्वर और पुरी जाने के लिए हम लोग निकल जाए। पुरी में बर्थडे मनाया जाएगा, और यह बर्थडे कई वर्षों के लिए अद्वितीय होगा। कठिनाई से ही ट्रेन का टिकट मिल पाया। यात्रियों और विशेषकर तीर्थयात्रियों के लिए कारण ट्रेन में जगह मिलना असंभव ही होता। अगर भारत पब्लिशर के एक एजेंट की सहायता ना मिली होती, टिकट पर दृष्टि डाली तो पता लगा हावड़ा से पूरी 300 मील से भी अधिक है। यह अंतर भी उतना मालूम ना होता, लेकिन इस गाड़ी में इतनी भीड़ थी जिससे यह अनुमान होता था कि ब्लैक होल की घटना कलकत्ते में न घटकर निश्चित ही पूरी एक्सप्रेस पर घटी होगी। सौभाग्य से उस दिन चांदनी रात थी, और बंगाल के नारियल कुंजों और पोखरों वाले गांवों के बीच से हमारी ट्रेन चलती जा रही थी। कलकत्ते से पुरी के रास्ते में ट्रेनें कई छोटी नदियों के पुलों को और छोटे बड़े पोखरों को पार करती चलती है। सुबह 8 बजते बजते गाड़ी ने हम लोगों को उड़ीसा के कुछ कुछ आधुनिक, कुछ कुछ आदिम और कुछ कुछ धार्मिक कस्बे में पहुंचा दिया। पुरी का स्टेशन तो स्टेशन लगता ही नहीं, वह तो एक टीन से छाए हुए बरामदे की तरह है। उसी में गाड़ी रुकती है, और स्टेशन से बाहर निकलते ही बग्गी वालों और पंडों की इतनी बड़ी भीड़ यात्रियों को घेर लेती है कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। शोभन ने तो कसमें खा खा कर उन्हें बताया कि वे घनघोर नास्तिक है, वे वहाँ केवल समुद्र देखने आए हैं। लेकिन पंडों को विश्वास नहीं हुआ। उनको यह लगा कि ये वे अवश्य ही कोई पहुंचे हुए भक्त लोग हैं जो अपना अपना धाम तक भी बताना नहीं चाहते। पुरी की उस नगरी में पहुंचने पर सबसे पहले वे छोटी छोटी दुकानें आकर्षित कराती हैं, जिनमें सीपी, शंख, सींग के बने सामान, उड़ीसा की बनी लाख की चूड़ियाँ, रंग बिरंगी मालाएं और बहुत सी अन्य आकर्षक वस्तुएं बिकती है। शोभन को बहुत शौक है टूटी फूटी मूर्तियों और दुकान भर की बेढंगी चीजों को इकट्ठा कर अपने ड्राइंग रूम और स्टडी रूम को अजायब घर बनाने का। लेकिन इस बार मैं उनसे बाजी मार ली। सीपीओ, शंख, घोंघे बेत और नारियल के सामान और उड़ीसा की बनी कितनी ही नायाब चीजें मैं चुनती रही, और 3 दिन में ही उन चीजों के कारण हमारा असवाब दुगना हो गया। पुरी का सबसे अद्भुत आकर्षण वहाँ का समुद्र तट है। मीलों तक स्वच्छ श्वेत बालू का विस्तार, उसके किनारे झाव के बड़े बड़े पेड़, जिनको अंग्रेजी में मेरी टाइम पाइन कहते हैं, और जिनका अनुवाद हम लोगों को वहाँ जल देवदारू किया था, आंखों को बहुत मोहक लगते हैं। उनसे जब समुद्री चकोरे गुजरते थे तो एक अद्भुत संगीत सुनाई पड़ता था। प्रतिदिन समुद्र में जी भर स्नान करने के बाद हम उन्हीं जल देवदारुओं को कुंजों में आकर केश सुखाते और विश्राम करते थे। कितना अच्छा लगता था वह समुद्री स्नान। जब लहर आती, हम लोगों को बिल्कुल डुबो देती। उस समय मैं और मिनल अपने शरीर को जल प्रवाह में छोड़ देती, पर लहर दोनों को किनारों पर फेंक जाया करते थे। कभी कभी हम दोनों यह चाहते थे कि समुद्र में और गहरे उतर कर देखें। उस समय लहरों का एकदम हमें किनारे पर फेंक देना बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता था। एक दिन मिनल ने सुझाव दिया कि एक बड़ी नाव करके लहरों में झूलते हुए समुद्र में खूब दूर दूर तक अंदर जाए। बड़ी मुश्किल से 10 रुपए में नाव तय हुई थी,
उस नाव पर हम तीनों के साथ एक एक रक्षा के लिए 3-3 मल्लाह भी चले, यानी नाव पर 9 मल्लाह और 3 हम लोग 12 आदमी थे। लहरों के ऊपर झूले की तरह 20-20 फुट ऊपर जाना और नीचे आना एक ऐसा अनुभव था जिसे हम आजीवन भुला नहीं सकते थे। किनारों की ऊंची ऊंची लहरों से लड़कर नाव जब भी समुद्र में चली आई तो लहरों का वेग कम हो गया था। अतः नीलिमा और जल का विस्तार देख हम लोग ना जाने किस ध्यान में खो गए। इतने में नाव के सामने सबसे बूढ़े मल्लाह ने पूछा, बाबूजी, आपने देखा हमारा समुंदर? ऐसा कहते उस समय उनकी धुंधली आंखों में चमक सी आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे यह सारा समुद्र उनका निजी साम्राज्य है, जिसे वह अभिमान सहित हम परदेशियों को दिखा रहे थे। उसके काले और मेहनती व्यक्तित्व को देखकर मुझे अकस्मात ही हो आया कि इन्हीं के पूर्वज कलिंग के योद्धा रहे होंगे जिन्होंने महाराज अशोक की सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, और मध्यकाल में इन्हीं के पूर्वज बड़ी बड़ी नौकाएं लेकर इस विराट समुद्र की लहरों पर सवार होकर जावा, बाली, सुमात्रा और चीन तक जाते रहे होंगे। कौन जाने प्रकाश की आकाशदीप कहानी का दस्यु बुद्धगुप्त कोई कलिंग युवक ही रहा हो। पुरी में पूर्णिमा के दिन विशेष श्रृंगार था और हम लोग उस दिन जगन्नाथ मंदिर देखने गए। उस दिन वहां सिंदूर और अगस्त के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर में चढ़ाया गया सिंदूर उठकर पहले शोभन ने मुझे और फिर मीनल के माथे पर लगा दिया। मीनल के माथे पर इनका सिंदूर सूरज स्थापित करना मुझे चौंका गया और कुछ चक्कर सा महसूस होने लगा। फिर उसी बेकार की उगी का लतर का ध्यान आ गया। मुझे चक्कर आने पर उस आरती की अपार भीड़ में से एक शोभन बाहर ले आए। वही मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर वे बड़ी देर तक मेरा सिर और पीठ सहलाते रहे। फिर धीरे धीरे होटल के कमरे में ले चले। जल्दी ही खाना मंगवा कर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन बहुत सवेरे हम लोग एक छोटी सी मोटर बस पर कोणार्क गए। कितना सुहावना था वह रास्ता। दोनों ओर नारियल, फरत, सेमल, केवड़ा और झाव तक के हरे भरे कुंज, बीच बीच में साफ सुथरे लिपे पुते उड़िया गांव जिन पर चूने से जालीदार अल्पनाएं बनी थी। कोणार्क का वह मंदिर भारतवर्ष में अपने ढंग का अकेला मंदिर है। सूर्य का मंदिर जिस पर इतनी महीन शिल्प कला हो कहीं नहीं मिलता। कोणार्क का मंदिर एक विराटता का प्रभाव छोड़ता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोपहर आई थी और मैं काफी थक गई थी। सोचा समुद्र में स्नान कर लिया जाए तो थकान मिट जाएगी। कोणार्क के मंदिर पर खड़े होने से ऐसा सुन पड़ा कि समुद्री लहरें पास ही कहीं लहरा रही है। शोभन वहीं एक पेड़ के नीचे चाय की दुकान पर आराम से बैठ गए। मुझे और मीनल को उत्साहित किया गया कि हम जाकर नहा आए। कुछ दूर हम लोग आगे बढ़ते चले गए पर समुद्र का नामो निशान नहीं दिखा। मुड़कर देखा, शोभन अपनी हरकत पर हंस रहे थे। वास्तव में वह समुद्री हवा थी जो जल देवदारियों में लहरा रही थी। उसी को उन्होंने समुद्री लहर बताकर हम दोनों को मूर्ख बनाया था और अपनी सफलता पर बेहद खुश थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ नए साल के पहले दिन एक दोबारा नए एपिसोड में। आप अपना प्यार इस चैनल पे 2025 में जितना दिया है 2026 में भी अपना प्यार इस चैनल पे जितना बनाए रखना। मैं जल्दी ही आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो में।